असम, जहां कभी एशिया के पहले तेल कुएं ने इतिहास रचा था, वहीं पर अब एक अन्य स्थान की वजह से यह फिर से चर्चा में है। उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है नामरूप बोरहाट। नामरूप बोरहाट की वजह से वहां के मुख्यमंत्री और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि असम अब भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो राज्य स्तर पर सीधे तेल उत्पादन कर रहा है। अब इस बात में किस तरीके से यह बात सही है? एक तरीके से यह बात सही भी है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को जब आप सतही तौर पर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि किस रूप में इस बात को कहा जा रहा है या वहां के मुख्यमंत्री ने इस बात को किस रूप में कहा है। साथ साथ समझेंगे कि ये जो क्षेत्र है यानी कि नामरूप बोरहाट है, इससे क्या महत्वपूर्ण फायदा होने वाला है असम को। इसके अलावा उन तमाम महत्वपूर्ण पक्षों को भी इसके अंतर्गत समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समाचार यही है कि नामरूप बोरहाट यहां पर जो ब्लॉक है वहां पर क्रूड ऑयल की खोज की पुष्टि की गई थी, जो कि वर्ष 2025 में ही कर दी गई थी। अब यहां से जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे राज्य स्तर पर इससे सीधे तेल उत्पादन यानी कि डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। अब यही डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन क्या है, इसी को आपको समझना है। दरअसल यहां पर जब हम डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन को समझेंगे तो इससे पहले आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि असम अगर एशिया के लिहाज से भी देखें तो पहला जो तेल का कुआं था वह असम में ही पाया गया था। तो इस लिहाज से इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। डिगबोई से जो शुरू हुआ सफर था अब वो पहुंच गया है नामरूप बोरहाट तक। अब नामरूप बोरहाट की वजह से ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन को अलग क्यों माना जा रहा है, क्या खास बात है? तो देखिए, यहां पर अमूमन क्या होता है, इसको आसान भाषा में अगर हम कहें तो देखिए, अमूमन जो ओएनजीसी या ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको कहते हैं, इस तरह के जो सेंट्रल पीएसयूज होते हैं, उनका काम क्या होता था? जो मुख्य रूप से क्या काम करते थे, तेल से संबंधित जो गतिविधियां होती थी ये देखते थे। लेकिन राज्य सरकार की उसमें भूमिका क्या होती थी? राज्य सरकार सिर्फ भूमि से संबंधित जो मामले होते थे, कानून व्यवस्था से संबंधित जो मामला होता था, रॉयल्टी से संबंधित मामला होता था या टैक्स वसूली से संबंधित मामला, वो राज्य सरकार देखती थी। लेकिन बाकी काम कौन करता था? या तो ओएनजीसी या ओआईएल जैसी जो केंद्रीय पीएसयूज होते थे, ज्यादातर ये काम करते थे। राज्य सीधे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता था। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है, नामरूप बोरहाट में जब उसके 1 नंबर जो उसका कुआं है वहां से जो हाइड्रोकार्बन की जब खोज हुई तो उसके बाद AHECL, याद रखिएगा नाम, AHECL, ये क्या है AHECL? तो ये असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड, ये वहां की राज्य सरकार की कंपनी है। असम सरकार अब इस उत्पादन प्रक्रिया में AHECL के माध्यम से 10% की हिस्सेदार है। यानी कि नामरूप बोरहाट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें OIL के साथ 2020 में जो एक MOU हस्ताक्षर हुआ था उसके अनुसार अब उस उत्पादन प्रक्रिया में राज्य की भी 10% की हिस्सेदारी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय PSUs के साथ राज्य की भागीदारी के लिहाज से असम अब भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि राज्य स्तर पर सीधे तेल उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं केंद्रीय पीएसयूज के लिहाज से यह कथन बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है कि जो डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन कहा जा रहा है, इसी चीज को कहा जा रहा है कि डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन करने वाला ये स्टेट का मतलब कि वो जो केंद्रीय जो पीएसयूज है ओआईएल के साथ ये उसमें इन्वॉल्व है, 10% की इसकी हिस्सेदारी है। यानी कि अब ये राज्य जो है या असम जो है वो सिर्फ दर्शक की भूमिका नहीं निभाएगा बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी निभाएगा। यानी कि रॉयल्टी तक सीमित न रहकर अब क्या करेगा, उससे आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन का मतलब राज्य सरकार केवल रॉयल्टी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जो तेल की खोज होगी उसमें भी उस परियोजना को बनाने में, उसके लाभ जो होंगे उसकी साझेदारी में या निर्णय प्रक्रिया में भी यह शामिल होगा। तो तेल की खोज हो गई, उसका विकास हो गया या उत्पादन में सीधे भागीदारी होगी। अब राज्य सरकार की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी, सीधे भागीदारी होगी। तेल की खोज में भी राज्य हिस्सेदार होगा, विकास में भी होगा, उत्पादन में होगा, यानी कि सीधे भागीदारी होगी। और राज्य परियोजना की योजना जो बनेगी उसमें भी लाभ का जो साझाकरण होगा उसमें भी और निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल होगा। तो इस तरह से इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन में असम इन्वॉल्व हो गया है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें दूसरे राज्य इन्वॉल्व नहीं थे। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी राज्य स्वामित्व की जो कंपनी है वहां पर GSPC उसका नाम है। अब वहां पर 1979 से ही वो खोज में, विकास में, उत्पादन में वो शामिल है। अब GSPC की बात करें तो 26 ब्लॉक में उसकी भी हिस्सेदारी है। लेकिन असम सरकार की PSU के साथ हिस्सेदारी के लिहाज से ये हम जरूर कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर सीधे तेल उत्पादन असम करने वाले राज्य के तौर पर इस लिस्ट में शामिल हो गया है।
अब इस तरह से ये न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण थी। तो डायरेक्ट ऑयल प्रोडक्शन का मतलब आप समझ गए, यानी कि 10% की हिस्सेदारी अब असम की भी इस पीएसयू के साथ हो गई है। अब भारत में कच्चे तेल के उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन कई प्रमुख रीजन्स हैं। उस रीजन्स में भी मुख्य तौर पर अगर देखें तो असम ब्रह्मपुत्र घाटी हो गई आपकी, गुजरात में कैम्बे बेसिन हो गया जो खंभात की खाड़ी वाला एरिया हो गया, इसके अलावा राजस्थान में जो बाड़मेर सांचेर बेसिन हो गया, कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन जिसको कहते हैं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र वाला, कावेरी बेसिन जो हो गया तमिलनाडु और अपतटीय क्षेत्र वाला, इसी तरह से मुंबई हाई जो हो गया आपका पश्चिमी और अपतटीय क्षेत्र। अब यहां पर देखिए, यहां पर इन सारे जगहों पर तेल मिलता है, ऑयल मिलता है। और इसके अलावा अगर प्रोडक्शन की बात करें तो थोड़ा सा नजर डालते हैं प्रोडक्शन पर। एक आंकड़ा है पिछले 3 वित्तीय वर्षों का, यानी 2021-22 से लेकर 2023-24 में, जिसमें कि भारत में कुल कच्चा तेल जो है उसका प्रोडक्शन आप देख रहे हैं कि 88,223 थाउजेंड मीट्रिक टन, टीएमटी का मतलब होता है 1000 मीट्रिक टन, इतना हुआ। जिसमें कि तटवर्ती तेल उत्पादक राज्यों पे अगर नजर डाला जाए तो सबसे पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पे असम था, यानी कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में असम शुमार था। अब देखिए यहां पर प्रोडक्शन भी दिया है, राजस्थान 15,380 टीएमटी, गुजरात 14,425 और असम जो है 12,518 टीएमटी शीर्ष तटवर्ती उत्पादकों में यह भी शामिल है। अब तटीय यानी ऑफशोर तेल उत्पादन में अगर देखें तो 44,078 टीएमटी यानी कि 1000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ। यह क्या होता है? ऑफशोर यानी कि समुद्र के अंदर, तट से दूर स्थित जो तेल शोध के क्षेत्र होते हैं वहां से जो प्रोडक्शन होता है उसको ऑफशोर कहा जाता है। तो ये तो प्रोडक्शन का हिस्सा रहा। अब सवाल उठता है कि असम की अगर बात की जाए तो असम की अपनी एक ऐतिहासिकता रही है, यानी कि असम में भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य के तौर पर जाना जाता है, जो कि असम ब्रह्मपुत्र घाटी या असम ब्रह्मपुत्र बेसिन की हम जो बात कर रहे हैं वो भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना बनाता है असम को। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में डिगबोई का नाम तो आएगा ही, इसके अलावा नाहरकटिया, मोरन, हुगरीजन ये भी नाम आते हैं। अब डिगबोई की अपनी ऐतिहासिकता है। डिगबोई की अगर बात करेंगे तो 1866-67 में, यानी कि 1866 और 67 के दौरान असम रेलवे ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी? रेल की पटरियां बिछा रही थी। और रेल की पटरियां बिछाने के क्रम में ही उसने उस टाइम देखा गया कि हाथियों के पैरों में काले रंग के कुछ निशान दिखाई दिए। वो निशान इस तेल का साक्ष्य थे। ये लोगों को लगा कि यहां पर तेल के कुछ न कुछ हैं। अब वहां से उस निशान को देखकर इसके लिए प्रयास शुरू हुआ। 1889 में पहला तेल कुआं वहां पर खोदा गया, मतलब पाया गया। इसके बाद 1899 में, यानी 1899 के 10 साल बाद 1899 में असम ऑयल कंपनी की स्थापना भी हो गई। इसके बाद 1901 में फाइनली डिगबोई जो है वो एशिया की पहली रिफाइनरी बनती है। तो डिगबोई की हिस्ट्री जो है वो बहुत प्राचीन है और भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र होने का इसको गौरव भी हासिल है। तो 1901 से ही, यानी कि 11 दिसंबर 1901 से ही ये कमीशन भी हो गया। तो डिगबोई का इतिहास न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का के पहले रिफाइनरी के रूप में ये जाना जाता है। अब शुरू हुई जब ये इकाई, तो ये इकाई प्रारंभ में मार्गेरिटा में थी, बाद में छोटी इकाई थी वहां पर, उसको डिगबोई में स्थानांतरित कर दिया गया था या विस्तारित कर दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब कि डिगबोई का जो प्राचीन इतिहास है, अब डिगबोई में अभी भी प्रोडक्शन होता है लेकिन कम होता है। अब उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि ये जो नया नामरूप बोरहाट है वो एक नई कड़ी के तौर पर जाना जा रहा है। तो असम की प्राचीनता के साथ नामरूप बोरहाट के जो 1 नंबर का कुआं है वो एक नए अध्याय को इसमें जोड़ता है। तो असम के प्रमुख क्षेत्रों के तौर पर अब इसकी भी पहचान है और इसमें राज्य की चूंकि हिस्सेदारी है सेंट्रल पीएसयू के साथ 10% की, तो ये इसके लिए एक विशेष मील का पत्थर साबित होगी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईज की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। इसमें आपको विशेष छूट इस समय मिल रही है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अब इस कोर्स को आपको क्यों अपनाना चाहिए? तो देखिए, हाल ही में इस छूट का लाभ आप उठा लीजिए क्योंकि इसकी जो कीमत है वो अभी जो इसकी कीमत थी उससे भी कम हो गई है। तो आप जाइए दृष्टि लर्निंग ऐप पर चेक करिए और इसका लाभ उठाइए। देखिए, इस कोर्स में आपको 14 महीने में जीएस की आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है, 1250 प्लस घंटों की इसमें क्लासेस मिलेंगी। करंट अफेयर्स के पूरे 2 साल के पूरे कालखंड को कवर करते हुए आपको क्लासेस के एक्सेस भी मिलेंगे, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। इसके अलावा इसके बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में उपलब्ध है। तो इस कोर्स को आपको खरीदने के लिए क्या करना होगा? दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए और वहां पर जैसे ही आप इसमें
इस कोर्स को दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाएंगे, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में AMITABH अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त छूट भी इस पे मिलेगी। बैच की बात कर ले तो हिंदी माध्यम 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से बैच की शुरुआत हो रही है। कूपन कोड अमिताभ का इस्तेमाल करिए। अब देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, उस लिंक से भी आप इस जो है कोर्स तक पहुंच सकते हैं। साथ साथ अब अभ्यास प्रश्न की बारी है। तो भारत का सबसे पुराना तटवर्ती तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? विकल्प आपके सामने है, कैम्बे बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, ब्रह्मपुत्र घाटी या कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा अगर टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंच सकें, और लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकें। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।